नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 704-522-0000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं फिलहाल के एक्शन पर, जहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस में हल्की सी तेजी देखने को मिली है। सोने चांदी की अगर बात करें तो यहां पर गिरावट जारी है, जहां पर सोना 50,000 और चांदी 60,000 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। और मेटल्स की अगर बात करें तो यहां पर मिला जुला रुख है, लेकिन प्रेशर यहां पर अक्रॉस कमोडिटीज में बरकरार है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपकी टॉपिक्स आज के सत्र में कहाँ हैं? मनीषा जी, हमने काफी दिनों से देखा है कि क्रूड में एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है और आज के सेशन में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यानी 8040 8050 के आसपास बाय करना चाहूंगा। आप 7950 का स्टॉप लगाइए, 8250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में जगह था तो जिंक थोड़ा सा रेजिलियंट था काफी दिनों से, बट आज के सेशन में एक क्रैकडाउन देखने मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंक में जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू रह सकता है और करीब करीब $100 की गिरावट यहाँ से भी देखने मिल सकती है। तो 310-311 के आसपास सेल किया जा सकता है। 314 का स्टॉप लगा है, 305 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, कच्चे तेल में खरीदारी तो जिंक में बिकवाली की राय। अनुज, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? हमारी टॉपिक में ग्वार को हमने बाय रिकमेंड कर रहे हैं। ग्वार का जो जून कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 6100 के आसपास खरीदारी करें। 5980 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 6300 तक हो सकता है। वहीं स्पाइसेस में 2 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है, तो जीरा में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 21,500 में। स्टॉप लॉस रहेगा 21,000 का, टारगेट करीबन 22,200 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर जारी है और जीरा आपकी स्क्रीन पर 2.5% की तेजी के साथ और बाइंग रिकमेंडेशंस ऑन हैं। एग्री कमोडिटीज में आज हम फोकस करेंगे रबर पर, जहां पर ऑटो सेक्टर में मंदी का असर अब रबर के प्राइसेस पे दिखने लगा है। रबर में आपको क्या नजरिया बनाना चाहिए वो तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर फिलहाल इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। और रबर की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 1 महीने में लगातार हमने गिरावट बनते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट है और उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है, जहां पर पिछले 1 महीने में करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। अगर यहां पर बिक्री बात करें गाड़ियों की तो वहां पर मंदी की वजह से यहां पर डिमांड कम होती हुई नजर आई है। रिप्लेसमेंट डिमांड यहां पर जरूर है, लेकिन न्यू रबर की, न्यू टायर की डिमांड थोड़ी सी गिरी है। चीन में यहां पर अप्रैल में हमने ऑटो की बिक्री में करीबन 47% की गिरावट आते हुए देखी है। चीन एक बड़ा मार्केट है और उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। और जो कच्चे तेल में मुनाफा वसूली आई है हल्की सी, उसका भी असर यहां पर रबर के प्राइसेस में पड़ता हुआ नजर आया है। और माना यह भी जा रहा है कि जो विंटरिंग है वो खत्म होने के बाद थाईलैंड में अब उत्पादन जोरों पर है, तो उसका भी कुछ प्रेशर हम यहां पर प्राइसेस में देख सकते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शशि कुमार सिंह जुड़े हैं। शशि जी नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो किस तरह की मांग इंडियन मार्केट्स में फिलहाल आप रबर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि टैपिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन सामने मानसून सीजन भी केरला में बहुत दूर नहीं है, तो आने वाले 2-3 महीने यहां पर भारतीय बाजारों के लिहाज से अवेलेबिलिटी को लेकर कैसे हो सकते हैं? ऐसा है मैडम कि जो हमारा टोटल रिक्वायरमेंट है इंडिया का नेचुरल रबर का, वो है अराउंड 10 लाख टन। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 7 लाख टन के आसपास होता है और 3 लाख टन अभी भी हमारे लिए डेफिसिट है, जो हम इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, नए प्लान नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफी सारे उन्होंने प्रोविजन किए हैं। कई हेक्टेयर का प्लान किया है जहां पे प्लांटेशन होगा, उससे काफी इंप्रूवमेंट मिलने का चांसेस है। शशि, जिस तरह की प्राइसेस में हमने करेक्शन आते हुए देखी है, जहां पर 169-170 के आसपास तक के भी लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं, प्राइसेस को लेके आगे जाके क्या व्यू है? अभी प्राइसेस तो कम होने के चांसेस नेचुरल रबर के नजर नहीं आ रहे हैं। ओके। क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिसिट है और हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट और रसिया, यूक्रेन और इन सब चीजों की वजह से काफी डिस्टर्ब है। वेसल्स की अवेलेबिलिटी, चाइना में लॉकडाउन होने की वजह से भी काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और नए टायर्स की डिमांड या रिप्लेसमेंट डिमांड, वो फिलहाल इंडियन मार्केट्स में आप कैसी देखते हैं और वहां पर किस तरह का फोरकास्ट है?
अभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ दैट टिपिकल एवरीबडी नो दैट कंडक्टर के वजह से थोड़ा सा उनका सप्लाई कम है, बट अगर द मोमेंट वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, काफी कुछ इंक्रीमेंट नजर आएगा हमारे को इंडस्ट्रीज में। और जैसे आपने कहा कि 3 लाख टन यहाँ पर इंपोर्ट भी हम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल क्या क्यूज हैं? क्योंकि माना ये जा रहा है कि थाईलैंड की प्रोडक्शन अच्छी खासी शुरू हो चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़े से भाव यहाँ पर कम हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ सिनेरियो नजर नहीं आया है कि कुछ भाव कम होंगे। सो अभी तक तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब तक गैप बना रहेगा, जब तक ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंजेस नहीं होंगे ज्यादा इसमें। ओके, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मानना है कि अगर हम ग्लोबल उत्पादन और डिमांड की बात करें तो वहां पर भी हल्का सा डेफिसिट शायद यहां पर बनता हुआ दिख सकता है। आप उन नंबर्स को कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा कि प्राइसेस में बहुत बड़ी कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो इंडियन मार्केट्स में किस तरह के प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है? अभी जैसे कि नए अगर प्लांटेशन थी, इसका प्लांटेशन का सिस्टम ऐसा होता है कि 30 कोई प्लांट लगता है तो 7 साल के बाद उसमें से प्रोडक्ट आता है, 7 ईयर। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है आत्मनिर्भर भारत का, वो हमारे ये प्लांटेशन, नए प्लांटेशन से ही पूरा हो पाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है इस पे, और जल्दी ही हम लोग वो जो डेफिसिट है वो उसको हम फुलफिल कर लेंगे। ओके। बट इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ, जो नेचुरल रबर तो एक पार्ट हो गया, दूसरा सबसे मेजर रिक्वायरमेंट आपका सिंथेटिक रबर भी होता है जी। और सिंथेटिक रबर इंडिया में इंपोर्ट करीबन 3,12,000 टन होता है। और ये पूरा का पूरा इंपोर्ट ही होता है। कुछ रबर यहाँ पे सिंथेटिक बनते हैं, बाकी 100% हमारी अप्रोक्सीमेटली 80% डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे है। ओके। और रसिया और यूक्रेन के वार के वजह से ये काफी डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि रसिया से इटसेल्फ हम लोग 50,000 टन सिंथेटिक रबर इंपोर्ट करते हैं। ओके। और साथ में कार्बन ब्लैक जो रबर इंडस्ट्रीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वो भी 75,000 टन इंपोर्ट हो रहा है। और टोटल जो इम्पैक्ट है ये वॉर के वजह से, उसका काफी ये हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है इंडस्ट्रीज को। जैसे कि अभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेसल्स है, जो मेजर पोर्ट हैं वहां पे क्राइसिस, वॉर क्राइसिस के वजह से वेसल्स आने को तैयार नहीं। ऑल मेजर शिपिंग लाइन लाइक स्मर्क शिपिंग, MSC, CMA, CGM एंड ऑन कॉस्को, ये सारे लोगों ने अपना इंटरनेशनल रसिया बिजनेस सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ। तो क्लियरली दिक्कतें तो वहाँ पर कंटेनराइजेशन, फ्रेट को लेकर है ही। और जैसे आपने कहा सिंथेटिक रबर हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री को डेफिनेटली यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। एक फाइनल सवाल, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? आपको लगता है 170, 172, 175 किस तरह के लेवल्स यहाँ देखने को मिल पाएंगे? ये तो आप नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं मैम। जी, नेचुरल रबर की। हाँ, नेचुरल रबर में ये रेंज +-10% रहेगा। ओके। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये बढ़ने का चांस ज्यादा है। बट सिंथेटिक रबर में ये काफी चेंजेस हो गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 2x 3x प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं। ऑल राइट शशि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रबर की खबर है जहाँ पर उन्हें लगता है कि गिरावट हम देख चुके हैं प्राइसेस में, और यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मंदी की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल की बात की गई, तो नवनीत आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? आज तो आपकी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन एक नियर टर्म रेंज इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या बन सकती है? मनीषा जी, हमने देखा है कि $100 के आसपास काफी अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन या अच्छा फॉल हम प्राइस में देख चुके हैं, और सारे रिस्की एसेट्स में जो चला पाया है उसके चपेट में कच्चा तेल नहीं आया है। इनफैक्ट निचले लेवल से अच्छा बाउंस बैक ही देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 8250 और 8400 तक के स्तर भी यहाँ से पॉसिबल है, यानी यहाँ से 4 से 5% के ऊपर की तेजी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन रखता हूँ, और करीब 4 से 5% का इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर कमोडिटीज की, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो यहाँ पर करेंगे कमोडिटी की चर्चा।
कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। और भारी उतार चढ़ाव भरे कमोडिटी मार्केट्स में हेजिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, लेकिन अगर आप हेजिंग भी करना चाहते हैं और डिलीवरी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको किस तरह कारोबार करना चाहिए और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, आज हम कमोडिटी की चर्चा में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं स्वानी स्पाइस मिल्स के डायरेक्टर एंड CEO हरजीव सिंह स्वानी। हरजीव नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। हेजिंग करने के काफी सारे तरीके हैं और लोगों को लगता है कि मार्जिन देख के करें और कैसे हेज करें, कितना हेज करें अपने कंपनी का, डिलीवरी तो नहीं लेनी पड़ेगी, क्या डिलीवरी ही लेनी चाहिए, काफी सारे तरीके हैं। आपके हिसाब से आपकी कंपनी में आपने किस तरीकों को यहां पर अपनाया है? जी, सौदे में क्या हो सकता है कि हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। एक जो रहता है कि भी अगर आपने माल बेचा हुआ है और आपने कवर नहीं किया आइदर फिजिकल और NCDX या कोई भी एक्सचेंज पे, तो दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन दैट अ सेलर टेक्स। द सेकंड ऑप्शन इज अगर आपने बेचा हुआ है देन यू फिजिकली बाय द कार्गो, कीप इट इन योर वेयर हाउस टिल जब आपको जरूरत है और फिर आप उस टाइम डिलीवरी करें अपने कस्टमर्स को। दैट इज ऑल्सो अनदर डिसीजन दैट एन इंडिविजुअल कैन टेक और अ कंपनी कैन टेक। और एक डिसीजन ये भी हो सकता है कि अगर हमने माल बेचा हुआ है फॉरवर्ड्स में तो हम NCDX में अपना खरीद ले मटेरियल को और हम हेज कर ले। इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बुक हो जाती है और फिर जैसे जरूरत पड़े आप NCDX पे बेच के फिर आप फिजिकल्स ले सकते हैं। तो ऐसे फिर अपनी जरूरत नहीं पड़ती है कि आप हमें फिजिकली खुद मटेरियल हमारे गोडाउन में कैरी फॉरवर्ड करें। जी, तो जी वो कहेंगे कि हमेशा फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म जब कंपनीज यहाँ पर यूज करती हैं तो वो डिलीवरी लेने या देने के लिए नहीं होता, वो समटाइम सिर्फ हेज करने के लिए होता है, क्योंकि आप माल प्रोक्योर करते हैं, आप उसे प्रोसेस करते हैं और वो प्राइसेस इतनी ज्यादा उठापटक हमने पिछले कई समय में आते हुए देखी है, उससे आप यहाँ पर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हेज कर सकते हैं। तो क्या बेहतरीन तरीका है कि डिलीवरी भी ना लेनी पड़े और आपने जो माल प्रोक्योर किया है या फिर आप प्रोसेस कर रहे हैं, इन प्रोडक्शन है, उसे यहाँ पर हेज किया जा सके? जी, खुद क्योंकि NCDX में अगर आप फिजिकली भी NCDX से उठाते हैं वो भी क्वालिटी ठीक है, बट हमारी जो कंपनी है वी डू अ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद फार्मर्स वगैरह, सो वी यूज द NCDX हम यूज करते हैं मोर लाइक अ हेजिंग प्लेटफॉर्म कि जो भी बढ़ाव चढ़ाव जो हो रहा है हम प्रोटेक्ट कैसे हो जाए इन सब चीजों से। सो इट इज बेटर फॉर अस टू स्टे प्रोटेक्टेड, हेज ऑन वेरियस एक्सचेंजेस and then see how the market moves. तो इसमें हमारे रिस्क काफी कम हो जाते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। एब्सोल्युटली हरजीव, और जिस तरह से हमने नॉट जस्ट स्पाइसेस सभी कमोडिटीज में इतनी ज्यादा उठापटक बनते हुए देखी है, आप हेजिंग एज अ स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस कम करने के लिहाज से? जी, एक तो जब हम हेजिंग कर लेते हैं फिर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट किस हिसाब से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सेकेंडली हमें नॉमिनल अमाउंट ऑफ मार्जिन ही भरना पड़ता है ताकि आपका मटेरियल और क्वांटिटी आपने जो बुक किया है वो सिक्योर हो जाए। हमें फिजिकली उसको लेना नहीं पड़ता है, हमें उसको वेयरहाउस में रखना नहीं पड़ता है। सो इसमें बहुत सारे कॉस्ट सेविंग की एडवांटेजेस भी रहते हैं। और जिस दिन आपको फिजिकली माल चाहिए उस टाइम आपने फिर एक्सचेंज पे बेचा है और फिर आप फिजिकल मार्जिन में भी ले सकते हैं। इससे अगर हमें फिजिकल मटेरियल की जरूरत है तो कुछ लोग हेजिंग भी कर लेते हैं जब उनको लग रहा है कि भी समझो जीरा बढ़ने वाला है तो एक्सचेंज में भी माल खरीद के रख सकते हैं बिना फिजिकल डिलीवरी लिए हुए। और जब उनको लग रहा है कि भाव आ गए हैं टाइम पे, उस टाइम वो कटिंग करके माल बेच सकते हैं NCDX के ऊपर। हरजीव, अगर सिर्फ आपकी बात की जाए यहाँ पर तो आप एट अ टाइम कितना परसेंटेज आपका जो वर्क है उसका माल आप यहाँ पर हेज करते हैं, और क्या राय देंगे आप उन कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को जो इसमें यहाँ पर एज ऑफ नाउ इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, कि कितना परसेंटेज करना चाहिए, कितने लंबे समय के लिए करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप पहली बार अगर आप हेज कर रहे हो तो आपके जो टोटल एक्सपोजर है 10-15% से आप शुरू करें। आप एक फील ले लें कैसे है मार्केट में, आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का नजरिया अलग रहता है, हर एक कंपनी इसको अलग तरीका से देखते हैं और उस हिसाब से फिर डिसाइड कर लें कैसे आपको आगे चलना है। क्योंकि जब तक आप खुद एक बार करेंगे नहीं
आपको आइडिया नहीं आएगा, मार्केट का फील नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और किस हिसाब से करना है। हाजी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो वहां पर हेजिंग एक इनबिल्ट डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने अभी भी इसे यहां पर अपनाया नहीं है। एक रिलेटिव स्टोरी, एक रिलेटिव अगर यहां पर एनालिसिस भी किया जाए तो आप कहेंगे कि लॉसेस कम किए जा सकते हैं, मुनाफे बढ़ाए जा सकते हैं अगर सारी कंपनीज इसको एज अ स्ट्रैटेजी अपनाएं। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पाइसेस में साल में एक ही हार्वेस्ट होता है और हमारे कस्टमर्स यही चाहते हैं कि एक ही बार वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कर ले ताकि उनको साल भर डिलीवरीज मिलते जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमने जाके NCDX से माल खरीद दिया और फिर जब हर महीने हमें शिपमेंट करना होता है, हम इसको कटिंग करके फिजिकल मार्केट में उठा के प्रोसेस करके फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो इस वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉक किया जाते हैं। आपके जो रिस्क्स रहते हैं मार्केट घटने का या मार्केट बढ़ने का जो रहता है, वो आपके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं और हमें सिर्फ मार्जिन ही बढ़ना पड़ता है, तो आपकी जो एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज वेरी नॉमिनल। हाजी, जिस तरह से यहाँ पर कॉर्पोरेट्स फिलहाल काम करते हैं, जिस तरह की उठापटक हमने कमोडिटी मार्केट्स में आते हुए देखी है और जैसा कि यहाँ पर फ्यूचर है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो ओवरऑल स्पाइसेस एज अ बिजनेस में अब यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? कमोडिटी एक्सचेंजेस में तो एक वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सचेंजेस इटसेल्फ। उनकी काफी अंडरस्टैंडिंग और स्टडीज भी रहती हैं, उनके काफी ग्राफिकल चार्ट्स वगैरह भी मिलता है ऑन से एन NCDX वेबसाइट फॉर एग्जांपल। इट गिव्स अस अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भी मार्केट्स की डायरेक्शंस क्या है, मार्केट्स किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, और हम वो ग्राफ्स और एनालिसिस करके पता लग जाता है कि हम क्या करें। हाँ जी, एक फाइनल क्विक क्वेश्चन, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो अब मसालों में यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन है? आई होप सो। We are well covered on the exchange, so we hope so. All right. हाजी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ देने के लिए। आज कमोडिटी की चर्चा में फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है। शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।